औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको अगर याद होगा जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा था दैट वाज व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो आज जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो अब दो डिफरेंट चीज़ें थी। इंडिया को हम कैसे फेडरल कंट्री मानते हैं, तो आप हमने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे हम उसको मानते हैं, क्योंकि फेडरल कंट्री होने के लिए जो प्रोविजंस रखे गए थे। तो मैंने आप उससे जो पहला हमारा लेक्चर था जो उसके वहाँ पे फेडरल कंट्री बनने के लिए या फेडरल स्टेट बनने के लिए उसके लिए कुछ फीचर्स होते थे। तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, उससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, जुरिस्डिक्शन अलग अलग होना चाहिए, कोर्ट्स होने चाहिए, वहाँ पे जो रेवेन्यू का मसला है वो क्लियरली होना चाहिए स्टेट और सेंटर का। तो उससे इंडिया को हमने कंपैरिजन किया था, तो इंडिया उसमें फॉल होता था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसके जो लिस्ट हमने डिस्कस किए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और हमने वो जो लास्ट जो हमने रेसिडरी लिस्ट जो हमने डिस्कस किया था। तो यूनियन लिस्ट मैंने आपको बताया था यूनियन लिस्ट किसको फॉल होता है, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट किन में फॉल होता है, या रेसिडरी लिस्ट। अब ये बात है कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे हम ग्राउंड लेवल पे उसको ले आते हैं, उस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या करना है हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। अब पहले कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बिल्कुल जो हमने डिस्कस किए क्या क्या होना चाहिए, बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल जरूरी है किसके लिए, फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। फिर क्या होना चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सफिशिएंट पूरा नहीं है, सक्सेसफुल नेसेसरी फॉर सक्सेस फेडरलिज्म, मगर कहा गया है कि यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही सफिशिएंट नहीं है। फिर हमें क्या करना है, तो हमें क्या देखना है कि इसके लिए हमें क्या करना है। वहां पे हमें क्या, इफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सम, इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड in India, it is not on merely because of clearly laid out the constitutional provisions। अगर इंडिया में ये सक्सेसफुली हो गया, ये यहाँ पे इसकी सक्सेस हो गई, लेकिन उसमें क्या था, इट वाज नॉट मियरली बिकॉज ऑफ द clearly laid out constitutional provisions। फिर क्या था, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट ऑन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन द कंट्री। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे पॉलिटिक्स हम पूरे कंट्री में लागू करेंगे, तब जाके यहाँ पे फेडरलिज्म इम्प्लीमेंट हो सकता है। दिस ensured that the spirit of federalism, respect of diversity, अब ये मेन चीज है, respect of diversity होनी चाहिए, and desire of living together, desire of living together became shared ideals for our country। तीन चीजें अब आपने देखा यहाँ पे फेडरलिज्म में क्या है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म में क्या, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिजायर ऑफ लिविंग एंड शेयर्ड आइडियल्स। ये तीन चीजें हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्सिटिक कंट्री, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रिलीजन डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, उसका हमें ख्याल रखना है। हमें ये रखना है ख्याल कि डिजायर एक दूसरे के साथ रहने की चाहत होनी चाहिए लोगों में, और आइडियल्स को जो शेयर करना है उसका हमें ख्याल रखना है। तो इंडिया का जो जब इंडिया आज़ाद हो गया ब्रिटिशर से, तो बहुत सारी, जिससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, अब स्टेट्स को मिलाना था। इसके लिए क्या करना था, बहुत सारे हमें प्रोविजंस उस वक्त जो एट दैट टाइम जो थिंक टेकर्स थे, उन्होंने कुछ वहाँ पे कुछ प्रोविजंस रखा कि किन बिनाहों पे हम स्टेट्स को मिलाएंगे। अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स को एक दूसरे के साथ मिलाना था, अब स्टेट बनाना था। उसके लिए हमें क्या करना था, उसके लिए जो लीडर्स जो थे एट दैट टाइम, तो
उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुछ प्रोविजंस रखे थे, और प्रोविजंस क्या थे, प्रोविजंस ये थे कि एक उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने स्टेट्स को बनाया, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये उन्होंने उस वक्त क्राइटेरिया रखा था किसके लिए, स्टेट्स बनाने के लिए, स्टेट्स को मिलाने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने के लिए नए स्टेट्स बनाने हैं। तो अब हम वही आज जो डिस्कस करेंगे हम, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट किस वजह से, लिंग्विस्टिक्स की वजह से कैसे स्टेट्स बन गए, हम ये डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है कि द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। ये फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए कि कैसे हम लैंग्वेज की बिना पे स्टेट्स बनाएंगे, कहाँ पे, अपने मुल्क में, कंट्री में हम कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा, अगर हम बात करेंगे 1947 से आज तक, आप जो इंडिया का मैप है, आपको हैरानी होगी कि उसमें बहुत सारी चेंज होगी। क्यों, मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव क्रिएटेड। बहुत सारे पुराने जो स्टेट्स थे वो खत्म हो गए और नए नए स्टेट्स बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंज लानी पड़ी। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। एरिया जो उनका था, नाम उनका जो था, और जो बाउंड्रीज उनकी थी वो चेंज करनी पड़ी, क्योंकि स्टेट्स को मिलाना था, उनमें कॉपरेशन रखनी थी, उनके आइडल्स को शेयर करना था, रेस्पेक्ट करना था, डाइवर्सिटी जो वहाँ पे थी उसका ख्याल रख के, उसका रेस्पेक्ट करके, तो तब जाके स्टेट्स बनाने पड़े और बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम बात करें 1947, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड। ओल्डर स्टेट्स, इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, नए नए स्टेट्स बनाने पड़े। तो उससे क्या हुआ, तो दिस वाज डन टू एंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज। क्या हुआ, पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। अब लोगों को किस बिना पे उन्होंने स्टेट्स कैसे बनाए, जैसे मैं आपको, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी बोलते हैं तो उनके लिए स्टेट बनाया। महाराष्ट्र में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो उनका एक स्टेट बनाया गया, उनकी लैंग्वेज की बेस पे वहाँ पे स्टेट बनाया गया। ऐसे बहुत सारे जो लैंग्वेज की बिना पे, तमिलनाडु तमिल्स बोलते हैं तो उनकी वजह से, तो ऐसे बहुत सारे, कर्नाटका कन्नड़ बोलते हैं, तो लैंग्वेज के हिसाब से उनको वहाँ पे उनको अलग अलग किया, उनमें स्टेटस बनाए गए। तो हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्टेट्स ऐसे हो गए तो उनको क्या किया गया, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस। कुछ लोग, कुछ स्टेट्स को ऐसे लैंग्वेज की बिना पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बल्कि उनको क्या किया, उनको उनके जो वहाँ पे कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, उसके हिसाब से उनको अलग अलग किया। तो उसमें अगर आप देखेंगे, नागालैंड, लैंड ऑफ नागाज, उत्तराखंड है, झारखंड है, इन स्टेट्स को अलग अलग किया क्योंकि देयर वर डिफरेंट कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, उनको उस हिसाब से अलग अलग किया गया। तो अब आपने देखा कि क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, पहला क्या था, लिंग्विस्टिक बेस पे उनको स्टेट्स को अलग अलग किया, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स को वैनिश करके नए स्टेट्स बने, उनकी बाउंड्रीज, उनका जो एरिया वो अलग डिज़ाइन करके उन्होंने रखा। अब उसके बाद जो कुछ स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के हिसाब से, जो मैंने आपको बोला, एग्जांपल दी पंजाब की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, तो तमिलनाडु की, जो मैंने आपको एग्जांपल लैंग्वेज के बेस से। अब कुछ स्टेट्स को उन्होंने कैसे बनाए कि उनको जियोग्राफिकल कंडीशंस या उनके जो कल्चर, उसके हिसाब से उन्होंने बनाए। तो साउथ इंडियन साइड में जो अब आप देखेंगे, वहाँ पे भी उनका जो अलग कुछ डिफरेंट कल्चर, उस हिसाब से उनको अलग अलग किया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नागालैंड, उत्तराखंड। तो ऐसे उन्होंने ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशंस या कल्चर, उनका एथनिसिटी, उसके हिसाब से भी उन्होंने स्टेट्स को अलग अलग किया। तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि जब
लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को अलग अलग करना पड़ा। तो उस वक्त जो वहाँ पे लीडर्स थे, उन्होंने एक कंसर्न वहाँ पे रेज किया था कि उन्होंने बोला कि अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बनाएंगे कि उससे मत प्रॉब्लम हो जाएगी। कल को अगर हम महाराष्ट्र के लोगों को हमने मराठी लोगों को हमने स्टेट दे दिया मराठा महाराष्ट्र, तो कल को उनको ये अप्रहेंशन था कि कल को अगर हम ये डिमांड करेंगे अब हमारे लैंग्वेज अलग है, हमें अलग ही कंट्री चाहिए। उनको वो अप्रहेंशन था कि इस बिना पे हमसे मत कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कंट्री में डिवीजन ना हो जाए अलग अलग। लेकिन वो जो लीडर्स थे उनका जो थ्रेट था वो गलत साबित हो गया। उनको ये डर था कि डिसइंटीग्रेशन कंट्री में हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स उन्होंने जो बनाए थे बहुत सारे, तो उसकी वजह से लोगों में एक और चीज़ पैदा हो गई। उनको अपना जो लैंग्वेज के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट करके अपनी बात उन तक पहुंचाते थे। उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी अब कम्युनिकेशन में। तो इस वजह से वो जो प्रैक्टिस लिंग्विस्टिक बेस पे जो स्टेट्स को अलग अलग किया था, तो उस वजह से फ़ायदा ही मिला, नुकसान नहीं हुआ। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो होगा लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। इस हिसाब से कैसे स्टेट्स को अलग अलग कैसे बनाया गया, कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया इन बेस पे, लैंग्वेज बेस पे तो आपको मैंने बताया कि स्टेट्स को अलग किया गया। तो नेक्स्ट लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या थी, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए और खुश